हेलो एवरीवन, मेरा नाम जितेंद्र कुमार सक्सेना और आपका मेरे चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार सक्सेना चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं जो कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के लिए जो आपने एग्जाम दिया है 2024 का, उसमें जो ग्रेजुएट लेवल के मैथ्स के जो क्वेश्चन है आज वो मैं आपको करवाने वाला हूं। किस किस तरह के क्वेश्चन आपने देखे थे और उनका क्या तरीका था उनको सॉल्व करने का, वो मैं आपको आज समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले आइए बिना किसी देरी के उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, if a ratio b equals to 8:13, b ratio 3 equals to 5:8 और c ratio d equals to 4:5, आपसे पूछा है a ratio b ratio c ratio d क्या होगा। अब जब आप इस तरह के क्वेश्चन को करते हैं तो आप ऑप्शन से कीजिए। ऑप्शन से किस तरह से करेंगे, देखिए सबसे पहले जो a है, ए रेशो बी में ए की जो वैल्यू वो 8 दे रखी है, यानी जो भी ऑप्शन आएगा वो 8 का मल्टीपल तो होगा, यानी कि वो 8 के टेबल में आना चाहिए। अब यहां से 20 और जो 38 है, ये दो ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर ए और डी तो आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि ए की जगह पर यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 38 है। तो फिर आपके पास ऑप्शन बचता है बी और सी, क्योंकि 8 की टेबल में 40 और यहाँ पर भी 40 पॉसिबल है। अब इसके बाद आप क्या कीजिए, इसके बाद आप डी की देखिए, डी पे जो वैल्यू है वो 5 है, यानी कि जो भी आंसर डी की वैल्यू पर आएगा वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो अभी हमने ऑप्शन जो है ए और डी को तो एलिमिनेट कर दिया था, अब हमारे पास ऑप्शन बी और सी बच रहे थे। तो अगर बी में आप देखेंगे तो डी की पोजीशन पे 130 है और यहाँ पर सी में डी की पोजीशन पर 112 है। तो जो 5 है इसका मल्टीपल 112 तो पॉसिबल नहीं है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, साइन ए प्लस कॉस ए की वैल्यू 4/3 है और आपसे पूछा है tan a प्लस कॉट a की वैल्यू क्या होगी। तो ध्यान रखिए डियर स्टूडेंट्स, देखिए मैं आपको कुछ चीजें बताने चाहता हूं। tan a प्लस कॉट a, इसको आप चेंज कर सकते हैं। इसको आप चेंज किस तरह से करेंगे, देखिए इसको सबसे पहले आप लिखेंगे साइन a अपॉन कॉस a प्लस कॉस a अपॉन साइन a। इस तरह से तो आप लिखना जानते हैं। अब यहां से आपको एक रिजल्ट क्या याद रखना है वो भी ध्यान रखना है। देखिए यहां से आएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, यानी न्यूमरेटर में तो वैल्यू इसकी 1 आ जाएगी। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो यहां से तो रिजल्ट 1 आएगा और नीचे क्या आ जाएगा, साइन ए कॉस ए। तो आपको ये रिजल्ट याद रखना है कि tan a प्लस कॉट a को 1/sin a cos a लिखा जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। देखिए साइन a प्लस कॉस a की वैल्यू 4/3 है, तो अगर आप LHS और RHS दोनों पार्ट का स्क्वायर करेंगे तो यहां से रिजल्ट क्या निकलेगा, जब मैं बोथ साइड स्क्वायर करूंगा तो आपके पास आएगा 1 प्लस 2 साइन a cos a, और 4/3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 16/9 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 1 को आप माइनस करेंगे तो यहां से रह जाएगा 2 साइन ए कॉस ए। अब आप देखिए यहां पर 1/sin ए कॉस ए पूछा है और यहां से साइन ए कॉस ए की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो जब आप इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन ए कॉस ए की जो वैल्यू है वो 7/18 आएगी। जब आप इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, आप क्या करेंगे, 1 को माइनस करेंगे, जब 1 को आप माइनस करेंगे तो आपके पास 7/9 आएगा। ये जो 2 है ये डिनोमिनेटर में जाकर 7/18 आंसर ले आएगा, यानी साइन ए कॉस ए की वैल्यू 7/18 आ जाएगा। लेकिन आपसे वैल्यू पूछिए 1/sin ए कॉस ए की, तो उसका जस्ट रेसिप्रोकल कर दीजिए, यानी 18/7 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरह के कुछ और क्वेश्चन जो सिलेक्शन पोस्ट में आए हुए हैं वो मैं आपको और सिंप्लीफाई करवाता हूं कि उनको किस तरह के क्वेश्चन थे, आप उसको किस तरह से आपने उस समय एग्जाम में किस तरह से उसको सॉल्व किया और आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए थी इस तरह के क्वेश्चंस में। आइए देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंगल ऑफ सेक्टर इज 36 डिग्री, फाइंड रेडियस इन सेंटीमीटर। कोई वृत्त जो है, इस वृत्त का त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है वो आपको 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है और उसका जो त्रिज्यखंड बना हुआ है वहां पर जो कोण है वो 36 डिग्री का बना हुआ है। आपसे त्रिज्या का मान पूछा है। ठीक है, तो आपको अगर इसका फॉर्मूला नहीं पता तो आप ये ध्यान रखिए कि पाई r² थीटा अपॉन 360
ये एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है और इसकी वैल्यू आपको 88 दे रखी है। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको 88 दे रखी है। ठीक है, पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 गिवन है, मल्टीप्लाई आर स्क्वायर जो कि फाइंड करना है, थीटा की वैल्यू आपको 36 गिवन है और अपॉन 360 इक्वल्स टू 88। तो सबसे पहले 36 से 360 10 टाइम्स कैंसिल होगा, 20 से 88 4 टाइम्स कैंसिल होगा। अब यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू देखिए क्या आएगी, आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी 40 और 40 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि आर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 280 आ जाएगी, 280। अब 280 को हमको रूट में चेंज करना है क्योंकि ये कोई परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो आर की जो वैल्यू आपको निकल कर आएगी, आर की वैल्यू वो कितनी आ जाएगी 4 इंटू 70। जब 4 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 280 आ जाएगा और उस 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2√70 ये आर की वैल्यू आ जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर जो डी है 2√70 वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। आपको सिर्फ एक फॉर्मूला यूज करना था, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, जो कि एरिया ऑफ सेक्टर के लिए सर्कल में काम लिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, एरिया ऑफ रोम्बस having each side 13 सेंटीमीटर and one of diagonal equal to 24 सेंटीमीटर। कोई समचतुर्भुज है, उसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी हर साइड, जिसकी हर भुजा 13 सेंटीमीटर है और कोई एक विकर्ण, कोई एक डायगोनल जो है वो 24 सेंटीमीटर का गिवन है। अब आपको ये सोचना है कि जब हम एरिया ऑफ रोम्बस निकालते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2, यानी कि पहला डायगोनल और दूसरा डायगोनल। यहाँ पर सिर्फ एक डायगोनल के बारे में मेंशन करना है, तो यानी दूसरा डायगोनल को आपको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, अब वो कैसे होगा, तो देखिए मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं। जब आप रोम्बस बनाते हैं तो रोम्बस में आपको क्या ध्यान रखना है कि हर साइड आपको 13 गिवन है, तो यहां पर आपने 13 मेंशन कर दिया। इसके बाद एक डायगोनल ये आपको 24 दे रखा है। ठीक है, 24 दे रखा है। अब दूसरा डायगोनल कैसे निकलेगा, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि किसी रोम्बस के जो दोनों डायगोनल है, यानी जो दोनों विकर्ण है, किसी समचतुर्भुज के जो दोनों विकर्ण है वो लंब समद्विभाजित यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट एक दूसरे को करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट का मतलब ये है कि जो दोनों डायगोनल यानी दोनों जो विकर्ण है वो एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर भी काटेंगे और बराबर बराबर भागों में विभाजित कर देंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है जो दूसरा ये जो विकर्ण होगा, जो भी बनेगा, ये जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगे यानी इस बिंदु पर काटेंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड को हाइपोटेनस यानी कि कर्ण कहा जाता है इस त्रिभुज के अंदर। ठीक है, और ये वाली जो ये डायगोनल है 24 है, तो जब आप इसको बाइसेक्ट कर देंगे तो ये 12 रह जाएगा। अब आप देखेंगे कि आपकी एक साइड 12 है, एक साइड यानी हाइपोटेनस 13 है, तो एक ट्रिपलेट आपको याद आया होगा 5, 12 और 13। तो इस पाइथागोरस लगाने से ये जो आपका पार्ट है ये 5 निकल कर आएगा। मैंने अभी आपको बताया परपेंडिकुलर बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वली डिवाइड करना, तो ये अगर 5 है तो ये वाला पार्ट भी 5 ही होगा। यानी कि एक जो डायगोनल है ये आपके पास 24 था, 12 और 12, और जो दूसरा डायगोनल निकला यानी 5 और 5 यानी कि 10 निकल कर आया। तो आपके पास दोनों डायगोनल निकल कर आ गए। अब आप एरिया निकाल सकते हैं, तो 1/2 पहला डायगोनल है आपके पास 24 और दूसरा डायगोनल 5 और 5 10 निकल कर आ जाएगा। तो यहां से जो आंसर निकल कर आएगा वो कितना आएगा 120, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका राइट आंसर होगा। तो यहां पर भी आपको रोम्बस के बारे में पूरी तरह से चीजें पता होनी चाहिए कि जब रोम्बस का आप एरिया निकालते हैं तो वहां पर आपको अगर डायगोनल एक दे रखा है तो दूसरा डायगोनल किस तरह से निकालना है। ठीक है, इसका एरिया जो है वो 1/2 इंटू d1 इंटू d2 से हम निकाल सकते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के सिलेक्शन पोस्ट के करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश spent 60% of his income if his income is increased by 30% and expenditure is increased by 20%, then percentage increase in saving। ठीक है, अगर रमेश जो है उसकी आय में से वो 60% को खर्च कर देता है
और उसके बाद उसकी जो आय है वो 30% बढ़ जाती है और उसका जो खर्च है वो 20% बढ़ जाता है, तो जो उसकी बचत है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है सिंपली। तो यहाँ पर तीन चीजें होती हैं, देखिए डियर स्टूडेंट्स मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले एक होता है इनकम, उसमें से फिर जो आप खर्च करते हैं एक्सपेंडिचर, और उसके बाद फिर जो आपके पास बचता है माइनस करने के बाद वो होता है सेविंग। तो मैं यहाँ पर तीनों चीज लिख रहा हूं। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं यहाँ पर इनकम, फिर उसके बाद एक्सपेंडिचर, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर लिख रहा हूं सेविंग। ठीक है, शुरुआत में 60% लिख रखा है, तो 60% का मतलब हो गया यदि उसकी इनकम 100 थी तो उसमें से 60 वो खर्च करता था, तो ई यानी एक्सपेंडिचर की जगह मैं 60 लिखूंगा। तो अगर 60 खर्च करता था तो उसके पास सेविंग कितनी की होती थी, 40 की होती थी। आई होप यहाँ पर आप समझ पाए होंगे। 60% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो मैंने 60/100 लिख दी है। 100 जो है वो इसकी इनकम हो गई, उसमें से 60 वो एक्सपेंडिचर यानी खर्च कर देता है, तो सेविंग उसकी 40 हो जाती है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर उसकी जो इनकम है उसको 30% इंक्रीज कर दिया, तो 100 का 30% आप जानते हैं 30 होता है, यानी कि अब जो उसकी इनकम है वो 130 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद एक्सपेंडिचर को भी 20% इंक्रीज किया जाता है। तो पहले एक्सपेंडिचर उसका 60 था, अब 60 का भी 20% निकालेंगे यानी 12। तो 60 में जब 12 जोड़ेंगे तो नया जो एक्सपेंडिचर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 72। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करने के बाद सेविंग बचता है, तो अब जो नई इनकम है वो 130 है, उसमें से एक्सपेंडिचर 72 है, तो आपके पास कितना बचेगा। तो यहां से देखेंगे तो 28 और प्लस 30 यानी कि 58 जो है वो नया सेविंग हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा है देन परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग, सेविंग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो पहले आपकी सेविंग 40 थी और ये बढ़कर हो गई 58, यानी कि 18 की आपकी इंक्रीज हुई है। 18 पहले 40 था, अब वो बढ़कर 58 यानी 18 की हो गई है इंक्रीज। कितने पे, 40 पे, और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, जब आप इसे सिंपलेस्ट करेंगे देखिए ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद जब आप इसे ये 2 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, फिर 2 से ये 9 टाइम्स, तो आंसर जो है वो कितना आ जाएगा 45%, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन है ए और बी दो लोग जो है वो किसी काम को 15 दिन में और 30 दिन में करते हैं। ठीक है, यानी जो ए है वो 15 दिन में उस काम को करता है और बी उसी काम को 30 दिन में करते हैं। ठीक है, अब आपसे बोला गया है कि वो किसी काम को एक साथ करना शुरू करते हैं और ए 3 दिन बाद उस काम को छोड़ देता है, तो बचे हुए काम को बी कितने दिन में पूरा कर पाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको जनरली देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, वो मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा। सबसे पहले कितने डेज में काम हो रहा है, यानी कि जो ए है वो कितने डेज में काम को कंप्लीट करता है और बी कितने डेज में काम को कंप्लीट कर रहा है, पहली चीज तो ये होती है। दूसरा कि कितने यूनिट काम है, ठीक है, आपको ये भी देखना है, और इनकी जो कैपेसिटी है, जो एक दिन में कितना काम कर सकते हैं वो मेंशन होना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए। 3 चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तो आपको ये सबसे पहले पता होना चाहिए जो वर्क होता है वो इन डेज का एलसीएम होता है, यानी कि जो वर्क यूनिट होती है टोटल वर्क यूनिट, यानी कितना काम जो है वो मानेंगे, तो हम 15 और 13 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 30, यानी कि जो टोटल वर्क आया वो 30 यूनिट आया। ठीक है, 30 यूनिट टोटल वर्क हुआ। अब उसके बाद ए एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा ये निकालने के लिए इस 30 में आपको 15 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप 30 में 15 से डिवाइड करेंगे तो जो ए है ये एक दिन में कितना काम कर पाएगा 2 यूनिट, और इसी तरीके से बी का निकाल सकते हैं। इस 30 में 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, यानी जो बी है वो एक दिन में 1 यूनिट काम कर पाएगा, और टोटल काम कितना है आपका 30 यूनिट है। यहां तक आप समझ पाए होंगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं, तो यहां से आपको पता चल रहा है 2 यूनिट और 1 यूनिट, यानी कि दोनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट को काम कर रहे हैं। ठीक है, और 3 दिन तक तो साथ दोनों ने काम किया है, तो अगर एक दिन में 3 यूनिट काम हो रहा है तो 3 दिन में 9 यूनिट काम हो जाएगा, यानी कि आपके पास अब यूनिट कितनी बचेंगी, तो 30 में से 9 माइनस करेंगे तो जो रिमेनिंग है, जो रिमेनिंग यूनिट है वो कितनी बचेंगी आपके पास अब
21। इस 21 यूनिट को आपको बी से काम कंप्लीट करवाना है। अच्छा, बी की जो यूनिट है वो 1 है, तो 21 में जब आप 1 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 21, यानी जो बी है वो अगले 21 दिन में इस काम को कंप्लीट कर देगा। तो आई होप मैंने आज आपको कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आए हैं। अगर फिर भी आपको कुछ दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो को दोबारा से एक बार प्ले कीजिए और इन क्वेश्चंस को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जनरली आपको देखने को मिलते हैं और आपको ये क्वेश्चंस एग्जाम में अटेम्प्ट भी करने हैं, वो भी टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए। तो अगली वीडियो में मैं आपको कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।